और खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। वादी कश्मीर में मिलिटेंटों की जानिब से आम शहरियों की हलाकत का सिलसिला जारी है। मिलिटेंटों ने आज हायर सेकेंडरी स्कूल संगम ईदगाह श्रीनगर में फायरिंग करके 2 असातिज़ा को हलाक कर दिया। महलवकीन में स्कूल की प्रिंसिपल और एक टीचर शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ पहले ही श्रीनगर में मिलिटेंटों ने एक नामी कश्मीरी पंडित ताजिर को हलाक कर दिया था। उसी दिन एक गैर मकामी मजदूर को भी हलाक किया गया। इसके अलावा जिला बानीपुरा में एक ट्रांसपोर्टर को भी गोली मारकर हलाक किया गया था। को टारगेट करने के जो इंसिडेंट्स पिछले कुछ रोज से जो हुए हैं, ये अपने आप में दरिंदगी, वहशत और दहशत का एक मेल है, जिसमें बिल्कुल बेगुनाह जो लोग हैं, जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहाँ पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुँचे, उसको ठेस पहुँचे, उस तरह के इरादे से जहाँ पर हो रहा है। हम लोग को खेद है कि ये इंसिडेंट एक के बाद एक इस तरह के हुए, जिसमें बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं। हम लोग पहले जो केसेस हुए हैं उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और श्रीनगर पुलिस काफ़ी क्ल्यू उसमें हासिल कर चुकी है, और हम लोग बहुत जल्द ही जो इन केसेस में मुलव्वस लोग हैं, इस दहशतगर्दी, दरिंदगी और वहशत में जो लोग मुलव्वस हैं, जो इंसानियत को निशाना बना रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा उसको निशाना बना रहे हैं, जो जहाँ का लोकल अथॉस और वैल्यूज़ हैं उसको निशाना बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। दहशतगर्द इसका पैमाना तय नहीं कर सकेंगे। दहशतगर्द हैं, और वो पार में जो एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान में बैठी, उनके इशारों पर इस तरह की नकलो हरकत, इस तरह की साजिशें अंजाम दे रहे हैं, ताकि कश्मीर को नुकसान में रखा जाए, कश्मीर में जो बढ़ते हुए अमन के जो कदम हैं उनको रोका जा सके। मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग कश्मीर में रहने वाले इस साजिश को नाकाम करेंगे। हम लोग मिलकर इसमें काम करेंगे, और जो उनका इस वक्त टारगेट है, उनका पर्पज़ है, उसको डिफीट करेंगे। पहले तो जहाँ का स्टाफ जो स्कूल का है वो बड़े इस वक्त खौफ में है और बड़े दुख में है, सदमे में है। उनका एक साथी जो उनके साथ टीचर थे, जहाँ पर उनको निशाना बनाया गया है, उनसे बात हुई, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, बाकी पुलिस अपने काम पे लगी है। मुश्ताक अहमद मेरा नाम। हम इस कमरे में थे तो हम चाय पी रहे थे, तो बाहर हमने कुछ शोर सुना। शोर के इसके बाद ही गन शॉट्स हो गए। तो जो ही हमने गन शॉट्स हुए तो हम इसी कमरे में सिमट गए। हम डर गए, बहुत डर गए हम। तो फिर 5-7 मिनट बाद लोकल्स आए, तो जब हमने लोकल्स को देखा तो हम बाहर निकले। फिर हमने देखा मैम और वो टीचर वहाँ पे पड़ा हुआ था। कितने लोग थे? ये हमने देखा नहीं, लेकिन कोई कह रहा था बंदा यहाँ पे कि 3 थे वो। तो आप इनको आइडेंटिफाई करना चाहेंगे कौन कौन थे जिनकी डेथ हुई है? हाँ, डेथ हुई है। एक हमारी प्रिंसिपल मैम है, उसका नाम है सुपिंदर कौर, और दूसरा एक टीचर है दीपक सर। तो उसकी भी डेथ। कितना दुख है यहाँ टीचर्स को? बहुत ज्यादा दुख है। हम शॉक्ड है इस वक्त, हम कुछ नहीं कह सकते। हम कितना लॉस हुआ है एजुकेशन? बहुत ज्यादा लॉस हुआ है कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम कितना लॉस हुआ है। ये जो सब गनशॉट्स हुए लगभग कितने? मुझे लगता है 5-10 फायर हुए हैं। सर ये बताइए, क्या टीचर्स के फोन छीने गए थे उससे पहले जब ये? हाँ, कुछ टीचर्स कह रहे कि हमारे फोन कुछ का शायद छीने भी गए, पता नहीं उनको मिले कि नहीं। कुछ पड़े हुए थे उधर। क्या इनको आइडेंटिफाई करके टारगेट किया गया या फिर ऐसे ही अंधाधुंध गोली? नहीं, वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं कमरे में था। वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि नहीं, हम चाय पी रहे थे अंदर। हमें वो पता ही नहीं है कि उनको कैसे ले गया उधर। लेकिन कोई कह रहा था यहाँ पे कह रहा था कोई लहराओ झंडे, ये आप झंडे लहराते हैं बस। जो स्कूल में झंडा हाँ, बस। हाँ, कोई टीचर कह रहा था। 15 अगस्त को जो फंक्शन कराए गए उसकी वजह से आपको लगता है? हाँ, मुझे लगता है, क्या पता, यही मत हो। श्रीनगर शहर में हलाकतों का सिलसिला लगातार आज भी जारी है। यहाँ पे हम इस टाइम संगम हायर सेकेंडरी स्कूल में है, यहाँ पे जहाँ पे कुछ ही लम्हे पहले यहाँ पे 2 टीचर्स जो हैं उनको गोली मारकर हलाक कर दिया। यहाँ पे अगर हम टीचर्स के हवाले से बात करें तो एक का नाम सत्येंद्र कौर बताया जाता है और दूसरे का नाम दीपक चांद बताया जा रहा है। अगर हम बात करें, जो सिक्योरिटी फोर्सेज है इस टाइम लगातार यहाँ पे मॉनिटर कर रही है सिचुएशन। ऐसे में अगर हम बात करें, जो लगातार ये हलाकतों का सिलसिला श्रीनगर शहर में चल पड़ा है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रहा है। अयूब खान के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर।
और श्रीनगर के स्कूल में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद दिल्ली में मीटिंगों का दौर भी शुरू हो गया। दिल्ली में मरकजी वजारत दाखिला में अमित शाह की क़यादत में आला सतही मीटिंग मुनक़्क़द की गई। इस मीटिंग में कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल भी शरीक रहे। मीटिंग में जम्मू कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। और जम्मू के महलूक उस्ताद के घर मातम पसरा हुआ है। हर तरफ आंख नम है। लवाहिकीन का रो रो कर बुरा हाल है। और ऐसे मौके पर हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने वहां का जायजा कुछ यूं लिया। कब से थे वहाँ? मेरे को 12 बजे, पौने 12 बजे के करीब पता चला है। पीएम पैकेज में थे? हाँ जी, हाँ जी, पीएम पैकेज के अंदर। पीएम पैकेज पहले में भी तो फैमिली कश्मीर में ही आप लोग? हाँ बिल्कुल, हम पहले वहीं पे रहते थे। अच्छा। हम तो 47 से वहाँ पे हैं। हमारे दादाजी परदादाजी वहीं पे थे। तो ये लगातार 2 दिन में 5 लोगों की हत्या आतंकियों ने की है, जिसमें आपके भाई भी है, इस बात का दुख भी है। तो इस पर क्या अभी इस समय वो हालात भी नहीं है कि आप कुछ बोल पाओ? लेकिन सर अभी हम तो कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। अभी तो मेरा छोटा ब्रदर है, उसकी इतनी बेटी है। हम इस हालात में नहीं है कि आपसे कुछ ज्यादा बात कर पाएंगे। प्लीज। एक आदमी नहीं कैजुअलिटी हुई है, सरकार सोई हुई है। ठीक है, ये बदनसीबी है। जो हिंदुस्तान का झंडा उठाएगा उसको सजा मिलनी है। देते रहे जितनी सजा देनी है। क्या लगता है आपको? एक कैजुअलिटी लगती है? इतनी सी बच्ची है, बच्ची देखोगे उसकी, इतनी सी बच्ची है उसकी, बच्ची देखोगे ना, कैसे देख पाओगे आप नहीं देख पाओगे। उसकी इतनी सी बच्ची है, वो अपने पापा को ढूंढेगी कहाँ से देना है। कैजुअलिटी एक बंदे की कैजुअलिटी नहीं, उसकी भविष्य की कैजुअलिटी हुई। वो अपने पापा को ढूंढेगी कहाँ से देंगे। श्रीनगर में आज टेररिस्टों की तरह से दीपक चंद की जिस तरह से उनका कत्ल किया गया, उसके बाद उनकी फैमिली में आप देख सकते हैं मातम पसरा हुआ है। ये उनकी जो मदर है वो तब से उनका बेहाल हुआ है, उनका हाल बुरा है। और इसी तरह से जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा दुख उनके है। और जाहिर तौर पर दीपक जो है पिछले 3 साल पहले ही उसको वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पैकेज में नौकरी मिली थी। और वो पैकेज में नौकरी मिलने के बाद वो वहाँ पे पोस्टेड थे। और उनकी फैमिली भी बहुत वहाँ पे ही बहुत टाइम से रहते थे, लेकिन फिर माइग्रेशन उन्होंने की थी यहाँ पे जम्मू में। और अगर हम फैमिली की बात करें तो उनकी जो वाइफ है और 2 साल की एक बच्ची है जिसको वो पीछे छोड़ गए हैं। फिलहाल फैमिली जो है वो श्रीनगर जा रही है बॉडी को लेने के लिए, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा दुख का और मातम का लम्हा है इनके फैमिली में। और खासकर जो न्यूली मैरिड थे और कई साल पहले ही उनकी जॉब भी लग गई थी। तो जाहिर तौर पर जब फैमिली मेम्बर से हमारी बात हुई तो ज़्यादा कुछ लोग नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना ये कह रहे हैं जो फैमिली मेम्बर्स हैं कि इसका अंत होना है। जो कत्ल गारत होता है कश्मीर वैली में और जिस तरह से माइनॉरिटीज़ को अब निशाना बनाया जा रहा है, उसका अंत होना चाहिए। और सरकार को जितने भी माइनॉरिटीज़ वहाँ पे हैं और जो खासकर जो आम लोग भी हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा सारे कदम उठाने चाहिए ताकि वहाँ पे जो भी माइनॉरिटीज़ काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा हो और वो वहाँ पे अच्छी तरह से काम कर सकें। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। लखीमपुर खीरी सानहे पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। अदालत ने उत्तर प्रदेश के वकील से दरियाफ्त किया कि अब तक कार्रवाई क्या की गई। इस पर वकील ने कहा कि जांच के लिए एक रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। इस पर रियासती हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके जानकारी देगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, जिसमें यह बताना है कि कितने अफराद के खिलाफ FIR दर्ज हुई, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में कल फिर समाअत होगी। लखीमपुर खीरी में हुए हादसे को लेकर 2 वकीलों के द्वारा लिखे गए पत्र पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने उत्तर प्रदेश सरकार से कई सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ये सवाल किया कि लखीमपुर का जो हादसा है उस हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ये भी पूछा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने FIR दर्ज किए और कितने ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ये भी सवाल किया
कि कितने लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कल तक अपना स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए लखीमपुर खीरी के हादसे पर कहा है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि कल इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना क्या कुछ हलफनामा दाखिल करती है। लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त की। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक किसान की मौत के बाद उसकी मां के स्वास्थ्य को खराब करने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार उस मृतक किसान की मां को मेडिकल इलाज मुहैया कराए और इसका खर्चा सारा राज्य सरकार वहन करेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम चीज़ों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से कल तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट कल दोबारा इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। दिल्ली फसादात मामले की समाअत कर रहे जज एएसजे विनोद यादव का तबादला कर दिया गया। विनोद यादव ने दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे। एएसजे विनोद यादव ने कहा था कि तारीख में दिल्ली फसादात की जांच में पुलिस की नाकामी को याद किया जाएगा। विनोद यादव के अलावा दीगर 10 जुडिशियल अफसरों का भी तबादला हुआ है। एमपी में ओबीसी रिजर्वेशन मामले पर समाअत टल गई है। आज वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। ओबीसी रिजर्वेशन से जुड़ी तमाम 41 अर्जियों पर सुनवाई टल गई। जबलपुर हाईकोर्ट ने 25 अक्टूबर को अगली सुनवाई मुकर्रर की है। फोर्ब्स की ताजा लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी पहले मुकाम पर बरकरार हैं। मुकेश अंबानी का नाम 2008 से लगातार सर फहरिस्त है। ताजा फहरिस्त में गौतम अडानी दूसरे जबकि तीसरी पोजीशन पर शिव नडार हैं। कानपुर में अक़लियती दफातर गुज़िश्ता कई महीनों से लावारिस हैं। ये दफातर सिर्फ चंद बाबुओं और चपरासियों के सहारे चल रहे हैं। यहाँ से अक़लियती ऑफिसर वर्षा अग्रवाल के सस्पेंड होने के बाद से अब तक किसी की तैनाती नहीं की गई। वक्फ इंस्पेक्टर की भी तकर्री नहीं की गई। अक़लियती दफ्तर का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। अक़लियती दफ्तर जहाँ पर मदरसों के काम होते हैं, वक्फ संबंधी ज़मीनों के रिकॉर्ड होते हैं, दस्तावेज होते हैं, यहाँ की अगर बात की जाए तो कानपुर में पिछले कई महीनों से अल्पसंख्यक अधिकारी नहीं हैं। जब से यहाँ पर शादी अनुदान घोटाला खुला उसके बाद यहाँ पर उस समय तत्कालीन रही यहाँ पर अल्पसंख्यक अधिकारी वर्षा अग्रवाल को सस्पेंड कर दिया है। सरकार ने जिस तरह से सस्पेंड किया है उसके बाद यहाँ पर अल्पसंख्यक अधिकारी की तैनाती नहीं हुई है। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्पसंख्यक अधिकारी के तौर पर यहाँ पर जो चार्ज दिया गया है वो CMM 6 को ये चार्ज दिया गया है, लेकिन वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं रहते हैं। बताया जाता है कि दफ्तर में जिस तरह से जानकारी मिली है कि वो केवल आधे समय के लिए यहाँ पर आते हैं। आप देखना होगा जिस तरह से वक्फ इंस्पेक्टर की भी यहाँ पर तैनाती अभी तक नहीं हुई है, तो इस तरह से मदरसों और वक्फ संबंधी जो चीज़ें हैं उनका काम कैसे होगा। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। महाराष्ट्र में इबादतगाहों को अक़ीदतमंदों के लिए बाज़ाब्ता खोल दिया गया है। रियासती हुकूमत के इस फैसले का अवामी हलकों में खैर मकदम किया जा रहा है। औरंगाबाद शहर में भी तकरीबन तमाम मसाजिद खोल दी गई हैं। हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने औरंगाबाद की मस्जिद जमील बेग का जायजा लिया। आपको बताएं कि मस्जिद जमील बेग औरंगाबाद शहर की वाहिद ऐसी मस्जिद है जहां से मरीजों के रिश्तेदारों को दिन में 2 वक्त खाना मुफ्त में तकसीम किया जाता है। ये सिलसिला पिछली 3 दहाइयों से लगातार जारी है। पेश है मस्जिद जमील बेग के जिम्मेदारों से हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन की ये खास बातचीत। महाराष्ट्र में आज से तमाम मजहबी मकामात को खोल दिया गया है। 1.5 साल के बाद मजहबी मकामात को खोला गया है। इस वक्त हम औरंगाबाद की मस्जिद जमील बेग में मौजूद है। यहाँ के इंतज़ामिया से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इस ताल्लुक़ से क्या इक़दाम किए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी अरसे के बाद फिर से मस्जिदें और पूरे मजहबी मकामात महाराष्ट्र के खोले जा रहे हैं यहाँ से।
इसके पेश नज़र जो गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ है कोविड के ताल्लुक से उस सब का इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर, जैसा कि मास्क लगाना और सैनिटाइजेशन का नज़म किया गया है इस मस्जिद के अंदर। इसी तरह मस्जिदें ख़ास तौर पे कोविड को फैलने का मरकज़ ना बने, इसलिए ख़ास तौर पे इसका ख्याल रखा गया है। मसाजिद में भी अब बाज़ाब्ता इबादत होंगी, लोग नमाज़ पढ़ सकेंगे, यहाँ आ सकेंगे। तो आप लोगों ने आज यहाँ पर क्या एहतमाम किया था, क्या क्या तैयारियाँ की? जी, हमने यहाँ पर सैनिटाइजेशन का नज़म किया था कि लोग अपने साफ़ सफाई का ख्याल रखें, डिस्टेंस मेंटेन करें और जिस तरह देर से ही सही लेकिन मस्जिदें खुली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, तो ये हमेशा कायम रहे। और इसी तरह जैसा प्रोटोकॉल है कोविड का, डिस्टेंस लोग मेंटेन करें, नमाज की अदायगी करें, इस सब चीज़ों का ख्याल रखा गया है। ये थे मोईदुल हशर। जैसा कि आपको बताया गया है कि महाराष्ट्र के तमाम मजहबी मकामात खोल दिए गए हैं, मसाजिद भी आज से आबाद हो जाएंगी। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में मेरा पोस्टकार्ड पीएम की को मुहिम का आगाज़ किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने पीएम की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि मां गंगा का आशीर्वाद पीएम मोदी पर बना रहे। योगी आदित्यनाथ ने बूथ अभियान के तहत बूथ नंबर 77 से पीएम को पोस्टकार्ड रवाना किया। कि मोदी जी को तो उन्होंने चुना है और नेतृत्व पूरे देश को प्राप्त हो रहा है। मोदी जी का जो विजन है वह आज पूरे देश को एक नई दिशा देने वाला है, देश को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है, एक नए भारत के सपने को साकार करने वाला है। आज हम सब काशी में बाबा विश्वनाथ जी से, बाबा काल भैरव जी से, मां गंगा से ही प्रार्थना करें। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन भी है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी का सानिध्य, उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन एक लंबे समय तक पूरे देश को प्राप्त हो और उनके नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में, एक महाशक्ति के रूप में उभर करके विश्व मानवता की कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सके। गाजियाबाद से रुकने असेंबली अतुल गर्ग ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की है। उन्होंने अपनी यहाँ हुसूलियाबियाँ गिनवाई। वहीं उन्होंने 2022 असेंबली इंतखाबात में जीत का भी दावा कुछ यूँ किया। विधानसभा सीट के विधायक अतुल गर्ग से हम बात करते हैं। प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, कितना कार्य इनकी विधानसभा में हुआ है इनसे हम जानते हैं। सर, 4.5 वर्ष हो गए हैं प्रदेश सरकार को, कितना कार्य आपकी विधानसभा में? देखिए, इतना कार्य पिछले 15 सालों में नहीं हुआ होगा जितना कार्य न केवल मेरी विधानसभा में, मैं तो कहूँगा पूरे उत्तर प्रदेश में ही हुआ होगा। हमारी जिस विधानसभा से मैं आता हूँ तो यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में 70% वोट स्लम एरिया में। इस स्लम एरिया के अंदर कोई गली ऐसी नहीं है कि जहाँ बिजली का खंभा ना लगाओ, कोई गली ऐसी नहीं है कि जहाँ पर पानी की लाइनें ना जा रही हो, जो पहले थी ही नहीं। सीवर लाइनें पहली बार लोगों ने देखी हैं। 70 मतलब दिल्ली के नज़दीक रहते हुए सीवर लाइन, ठीक है, यहाँ पर सारी सीवर लाइनें पड़ी हैं। 5 से ज़्यादा पानी की नई टंकियाँ बनी हैं, 3 से ज़्यादा पुरानी टंकियाँ पर रिपेयर का काम हुआ है। 150 से ज़्यादा 10 हॉर्स पावर के, 30 हॉर्स पावर के पंप यहाँ लगाए गए हैं। यहाँ की 80% गलियाँ स्लम एरिया के बन गई हैं, जो पहली बार बनी हैं। और अगर ये कोरोना ना होता तो 100% भी बन जाती। आरओबी की बहुत बड़ी डिमांड थी, वो हो सकता है कि इलेक्शन से पहले पहले अब चालू हो जाए। कोरोना की वजह से खुद उसके ठेकेदार की भी डेथ हो गई थी इसके अंदर, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आई है, वरना अब तक चालू हो गया होता। और 50 बेड का जो हॉस्पिटल है वो पास हो चुका है हमारे यहाँ, मेरी विधानसभा में एक और क्रॉसिंग के पास में। विपक्ष का बहुत आरोप रहता है, स्वास्थ्य राज्य मंत्री है, स्वास्थ्य को लेकर हमेशा विपक्ष आपका आरोप लगाता है। जो भी आरोप लगाए उन सबको मैं निमंत्रित करना चाहूँगा आपके टेलीविज़न के माध्यम से कि वो एक ये बताएं कि पिछले 15 सालों में वो पिछले 15 साल का रिकॉर्ड बना लें कि हमारे यहाँ ये काम हुआ और हम अपने 5 साल का लेके बैठेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वो तय कर लें कि क्या गलती रही है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। अंतिम सवाल, 2022 में आप किसे चुनौती मान रहे अपनी विधानसभा सीट से? देखिए, जब तक मोदी जी और योगी जी के प्रति देश के अंदर जो एक आस्था का वातावरण है और एक आवेग है, उनके प्रति जो श्रद्धा का भाव है, तो मेरे को नहीं लगता कि ना केवल मेरी विधानसभा में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई चुनौती देने की स्थिति में है। तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल कुमार गर्ग हमारे साथ थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है विधानसभा में बहुत कार्य किए हैं
और 2022 का चुनाव भी हम विजयी होके फिर से सत्ता में वापसी करेंगे। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, गाजियाबाद। महाराष्ट्र में इबादतगाहों को खोलने की रियासती हुकूमत के फैसले का अवामी हलकों में खैर मकदम किया जा रहा है। आज सुबह सीएम उद्धव ठाकरे अपने अहल खाना के साथ मुंबा देवी मंदिर गए और दर्शन किए। इस मौके पर उनके हमरा काबीना वजीर आदित्य ठाकरे और मुंबई की मेयर किशोरी पेडेनकर भी मौजूद रहीं। दूसरी जानिब अक़लियती उमूर के वजीर नवाब मलिक ने मुंबई की मारूफ माहिम दरगाह का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। तारीख से महाराष्ट्र में धर्म स्थलों को खोलने का निर्णय जारी किया गया था और आज से सभी धार्मिक स्थल खोले गए। मस्जिद हो, मंदिर हो, दरगाह हो, गिरजाघर हो, बौद्ध विहार हो, सभी जगह से लोग आज श्रद्धालु जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी गए मुंबा देवी मंदिर। अजीत पवार जी सुबह हमारे दादर की सिद्धिविनायक मंदिर गए। हम लोग भी आज यहाँ माहिम की दरगाह पे आए हैं। आज से फिर एक शुरुआत हो रही है धर्म स्थलों को खोलने की और लोगों से अपील है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें ताकि हम सभी चीज़ें खोल रहे हैं, कोविड भी नियंत्रित रहे, इसका भी ध्यान लोगों को रखना पड़ेगा। महाराष्ट्र में कई मुकामात पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार से मुंसलिक कंपनियों पर भी इनकम टैक्स महकमे ने छापेमारी की है। अजीत पवार ने इस बात की तस्दीक की, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बहनों के घरों पर भी इनकम टैक्स महकमे ने छापेमारी की है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स किसी भी मुकाम पर छापेमारी करने के लिए आज़ाद है, लेकिन अगर ये कोई सियासी चाल है तो वो इस निचले दर्जे की सियासत को समझने से ही कासिर हैं। शी संबंधित असणारी त्याबद्दल मला काही म्हणायचं नाही, कारण मी पण एक नागरिक आहे। मला एका गोष्टीचं दुःख आहे की ज्या माझ्या बहिणी ज्यांची 35 वर्षापूर्वी 40 वर्षापूर्वी लग्न झाली आणि त्या त्यांच्या ठिकाणी अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्यांचा संसार करतायत, त्याही 3 बहिणींच्यावर, एक माझ्या कोल्हापूरच्या बहिणीवर आणि 2 माझ्या पुण्यातल्या बहिणींवर त्यांनी धाडी टाकल्या। आता ह्याच्या पाठीमागचं कारण मात्र मला समजू शकलं नाही, पण ज्यांचा तसा अर्थार्थी काही संबंध नाही त्याचे मात्र मला निश्चितपणे वाईट वाटतं की इतक्या खालच्या पातळीवर जाऊन कोणी राजकारण करू शकतं। हे दूसरी जानिब महाराष्ट्र के वज़ीर अक़लियती उमूर नवाब मलिक ने इनकम टैक्स की छापेमारी को बीजेपी की मरकजी हुकूमत की साजिश करार दिया। नवाब मलिक के मुताबिक मरकजी हुकूमत महाराष्ट्र में वही काम कर रही है जो उसने मगरबी बंगाल में किया था। नवाब मलिक ने मरकजी हुकूमत पर गैर बीजेपी हुकूमतों के खिलाफ कौमी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया।